ये वीडियो है अबाउट स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। अगर आपके पास कोई एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यूनिक इन नेचर है और आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ऑल्सो यदि आपको एक ऐसे कंसल्टेंट है जो अपने क्लाइंट को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए कंसल्टेशन देना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप ये वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड देखिए, तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक्चुअली है क्या, उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आप उसमें कब एलिजिबल है टू टेक रजिस्ट्रेशन। ओके, ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ, वो है द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन इनटू द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको बहुत रेयरली ऐसे कोई वीडियो मिलेंगे जो आपको स्टार्टअप इंडिया में कैसे प्रोसीजर होता है वो बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको नॉट ओनली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द बेनिफिट्स, बट अलॉन्ग विद इट आपको प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा, हाउ टू फाइल योर एप्लीकेशन फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन इनटू स्टार्टअप। ओके, सो स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्कीम है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द स्कीम इज ऑल अबाउट। लेट्स हैव अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द स्कीम. So first of all, the scheme was introduced by Government of India. It was initiated by Government of India by our Prime Minister Mr. Narendra Modi on 15th of August 2015 from the Red Fort, Delhi. Okay, so वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका इनिशिएशन किया था उस डे पे। इसको क्यों किया गया था? फॉर ग्रांटिंग द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एट एज स्टार्टअप अंडर दिस स्कीम। मतलब अगर इस स्कीम पर्टिकुलर स्कीम के अंदर यदि कोई स्टार्टअप आके रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने वाली है। तो ये स्कीम जो है वो अनाउंस की गई थी बाय नरेंद्र मोदी ऑन 15th अगस्त 2015। ओके, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम स्कीम को समझेंगे, स्कीम में आप कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे उसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। और इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूरा समझाऊंगी। ओके, तो हमें ये समझ में आया कि ये वाली जो स्कीम है इसके अंदर बेनिफिट दिया जाता है टू दी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन को अगर बेनिफिट दिए जा रहे हैं तो पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक स्टार्टअप क्या होता है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें ना, तो स्टार्टअप का मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जस्ट स्टार्ट हुई है, विच इज जस्ट बीन इनिशिएटेड और जस्ट स्टार्टेड। ओके, या अभी ही इनकॉर्पोरेट हुई है। एंड ये चीज सही भी है, द थिंग इज करेक्ट कि इट इज जस्ट बीन स्टार्टेड, but beside that there are some more qualities that a startup must have for getting registration into Startup India scheme. What is that? That a startup is a young company या firm formed by one or more entrepreneurs. मीन्स एक ऐसी कंपनी या फर्म होती है जिसका फॉर्मेशन एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर किया है। ओके, and second is the purpose of startup is to bring a unique product or a service and bring it to the market. जो पर्पस है स्टार्टअप का वो होना चाहिए किसी भी एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाना। अब यूनिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा? विच इज नॉट डेवलप्ड अप टू नाउ। ओके, एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है एंड इट इज नॉट आइडेंटिकल टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस। अभी जो एग्जिस्टेंस में प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनसे आइडेंटिकल वो नहीं है। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन या फर्म ये दो चीज क्वालिफाई करता है तो वो स्टार्टअप कहलाता है। वन, इट इज यंग बिजनेस जो कि किसी एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर बनाया है और वो बिजनेस के थ्रू आप एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हो जो कि यूनिक इन नेचर है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई एक ऐसा बिजनेस है जो कि यंग है, न्यू है एंड वो आपको ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, ऐसी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हो जो कि यूनिक है, तो आप स्टार्टअप इंडिया
स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा के बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ये आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेनिफिट क्यों दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप को इतने सारे बेनिफिट्स क्यों दे रही है वाया दिस स्कीम? गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, ये हमको जानना पड़ेगा। सो यहाँ गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना चाहती है बाय वे ऑफ नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में जितने भी स्टार्टअप्स है जो कि कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है, उनको सपोर्ट करके गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाना चाहती है। क्योंकि देयर आर मैनी स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप है जिनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट या एक यूनिक सर्विस है, बट दे डू नॉट हैव अ सपोर्ट। मतलब उनके पास आइडिया है, वो एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं, बट उनके पास फंड नहीं है, या फिर किसी तरीके का उनको कंसल्टेशन असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, वो नहीं है। तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट ओनली फंड बट आपको अदरवाइज कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद दिस स्कीम। ओके, सो दिस स्कीम हेल्प्स इन फर्स्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करती है, सभी के लिए होती है। वो ऐसा नहीं हो कि जिनके पास फंड है या जिनके पास सारी फैसिलिटी है वो ही अपने आइडिया को डेवलप कर पाए, बट ओवरऑल सारे लोग ही अपने आप को डेवलपमेंट कर पाए और इस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए। सेकेंड, जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस पे फोकस किया है। यदि आपका स्टार्टअप एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस या एक ऐसा बिजनेस प्लान है जो कि लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही फास्ट स्पीड से रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेगी। जस्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस जो है वो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहा है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम टू अवेल द बेनिफिट। यदि आपके बिजनेस में कोई एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराएंगे, तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन आता है कि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, वो कब माना जाएगा कि वो एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है? अब वो क्या इसी चीज़ें क्वालिफाई करेगा कि वो यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस की कैटेगरी में आएगा? तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूनिक की कैटेगरी में आने के लिए एनी ऑफ द टू कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट कंडीशन? फर्स्ट ये है कि आपका प्रोडक्ट, तो पहली चीज़ ये आती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन का मतलब होता है कि कोई न्यू आइडिया या कुछ न्यू मेथड या कुछ न्यू प्रोडक्ट, आपका जो सर्विस या प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो ऑल टुगेदर न्यू होना चाहिए। अभी तक वो कहीं नहीं किया गया, किसी ने नहीं किया गया, ऐसा कुछ वो आइडिया या प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन होना चाहिए। या फिर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, अगर इनोवेशन नहीं है तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को बेटर बनाया है। मतलब अभी तक ये पर्टिकुलर इस तरीके से ये प्रोडक्ट होता था, उसको हमने ऐसे इम्प्रूव किया है। ओके, तो अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस में दोनों में से कोई भी एक चीज़ है, इनोवेशन हो या इम्प्रूवमेंट हो, तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो यूनिक की कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएगा और आप फिर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। ओके, तो सबसे पहले आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है यदि वो इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आ जाता है, तो फिर आप बेधड़क होके स्टार्टअप इंडिया में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के उनके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। ओके, सो हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है अब वो यूनिक की कैटेगरी में क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा जो बिजनेस है या हमें कौन से ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में हमको रजिस्ट्रेशन लेने में हेल्पफुल होंगे। ओके, मतलब ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो हमको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो उसमें पहला आता है कंपनी टाइप।
कंपनी टाइप मतलब जो स्कीम आई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोल दिया है कि यदि आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आप पहले या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा, या फिर आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होंगे। नॉट ओनली पार्टनरशिप फर्म बट आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होना पड़ेगा, या फिर आप एक LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का फर्म हो तो तीनों में से अगर एक भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आपका एक लिमिटेड लाइबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, या फिर आपका रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर आप जो है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। सपोज अगर आपके पास एक आप अभी तक जो है एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हो जो कि क्वालिफाई है टू टेक रजिस्ट्रेशन इनटू स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो आप क्या करो, या तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में आप इनकॉर्पोरेट हो जाओ, या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म बना के उसको रजिस्टर करवा लो, या फिर आप एक LLP इनकॉर्पोरेट करवा लो। तो तीनों में से बहुत ही ईजिली ये तीनों चीज़ें बन जाती है और आप बहुत ईजिली इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो इसको किसी भी प्रोफेशनल की कंसल्टेंसी से। ओके, सो ये बहुत ईजी है जो आप कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो आती है कि आपकी कंपनी की एज, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप 20 साल हो गए हैं आपको और अब आप जाना चाहते हो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो आप नहीं कर सकते। ये बोलता है नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस टाइम पे आपकी फर्म या फिर आपकी LLP या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिस डे इनकॉर्पोरेट हुई है वहाँ से अभी तक आपको 10 साल नहीं हुए हैं। अगर आपका 10 साल पुराना बिजनेस हो चुका है तो फिर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में नहीं आ सकते हो। ठीक है। थर्ड चीज़ ये बोलती है ओरिजिनल एंटिटी। इसका मतलब क्या है, शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब आपका जो बिजनेस बना है ना, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी कोई फर्म बनी है, वो किसी भी तरीके से स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं बनी हुई हो। मतलब जैसे कि मर्जर होता है, मतलब दो कंपनी मिलके आपस में मर्ज होती है। डी मर्जर होता है, एक कंपनी अलग अलग दो तीन कंपनी में डी मर्ज हो जाती है। देन एक्विजिशन होता है, अमालगमेशन होता है। तो आपकी कंपनी जो फॉर्म हुई है ना, वो इन सारी चीज़ों से फॉर्म नहीं हुई हो। सो आपका बिजनेस एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फर्म या LLP होना चाहिए। किसी भी तरीके के स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से वो नहीं बना हुआ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर के बारे में ये बोलते हैं कि आपके बिजनेस का अभी तक जब से आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड है अभी तक आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके बिजनेस ने अभी तक किसी भी ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं किया हो फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन, एनुअल टर्नओवर। तो अगर आप ये 4 चीज़ें कंप्लाई करते हो तो आप स्टार्टअप इंडिया में आराम से जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके बाद आपके कंपनी टाइप में आप प्राइवेट लिमिटेड LLP या पार्टनरशिप फर्म हो। तीसरी, आपको 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए अभी तक इनकॉर्पोरेटेड हुए। और नेक्स्ट, आप ओरिजिनल एंटिटी हो, मतलब आप किसी भी तरीके के स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बने हो। और अभी तक आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं गया है, तो फिर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन करवा ले, हम एलिजिबल हैं हम और हम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, तो हमको उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो बेनिफिट हमको सबसे इंपॉर्टेंट मिलने वाला है वो IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो बेनिफिट मिलेगा वो। हम इसमें क्या बनाते हैं, इस स्कीम के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस। तो यदि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस यूनिक है तो हमको उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा इनटू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर इट्स प्रोटेक्शन, ताकि हमारा जो यूनिक आइडिया है या यूनिक हमारा प्रोडक्ट है वो कोई और अडॉप्ट ना कर ले। इसलिए उसको हमको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है, उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ये बोलते हैं कि यदि आप अगर पेटेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस स्कीम के थ्रू आपको प्रॉपर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है ना। इसमें प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि आप किस तरीके से अपनी पेटेंट एप्लीकेशन बनाएंगे, किस तरीके से आप पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आपको पेटेंट की जो आप एप्लीकेशन लगाते हो उसमें वो रिबेट भी प्रोवाइड करती है। रिबेट कितने परसेंट, 80%। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 80% आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट रिबेट प्रोवाइड करती है। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ स्टार्टअप इंडिया स्कीम में और अगर मैं पेटेंट में एप्लीकेशन करना चाहती हूँ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माई
प्रोडक्ट या सर्विस की यूनिकनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मुझे जो फ़ी पे करनी पड़ती है वो 8000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी पड़ती है। लेकिन यदि मैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो चुकी हूँ तो दोस्तों ये फ़ीस अब मेरी सिर्फ हो जाती है 1600 रुपीज़। 80% का रिबेट यहाँ पे हमको प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। सिमिलरली हमको ट्रेडमार्क के लिए भी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि यदि हमारा कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लोगो हमने बनाया है, हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में लोगो कुछ हमने ऐसा बनाया है जिसको हम ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पे 50% रिबेट वो यहाँ पे देते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर मैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं अपने ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाती हूँ तो मेरी फीस लगती है 10,000 रुपीज़। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी रजिस्टर हो चुकी हूँ तो वही फीस मेरी 5,000 रुपीज़ लगती है। यानी कि मुझे 50% का रिबेट ट्रेडमार्क में भी मिलता है। तो पेटेंट की एप्लीकेशन में 80% रिबेट मिलता है और ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन के अंदर मुझे 50% रिबेट मिलता है, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। ओके, तो एक आईपीआर में जो मुझे बेनिफिट मिलता है ये अनमैचेबल है, जिसके लिए आपको मस्ट जाना ही चाहिए फॉर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं जिसमें वो किसी भी चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर्स निकालती है, इनवाइट करती है। तो वो जब अपने टेंडर्स या निकालती है तो वो बहुत सारे कंडीशंस उसके अंदर रखती है, जैसे कि आपका प्रायर टर्नओवर इतना होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाना चाहिए, आपको इतना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ये सारी जो मतलब ये सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड हो और चाहे आप भले ये इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है या उनके जो प्रायर टर्नओवर, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट्स, अगर आप उसमें फॉल नहीं करते हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो उस प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरीके से आपको रिलैक्सेशन भी मिलती है इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती है जो टेंडर निकालती है उसमें भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है एज अ स्टार्टअप। ओके, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पे भी एग्जम्पशन दिया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज। मतलब कि बहुत सारे लेबर और इन्वायरमेंटल लॉज अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसमें क्या होता था कि यदि उसमें अगर आप आते हो, आपके ऊपर वो लेबर लॉ और एनवायरमेंटल लॉ अगर एप्लीकेबल होते हैं तो आपको पर्टिकुलर प्रोफेशनल से जाके सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी आप अगर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ये जो इन्वायरमेंटल लॉज है और जो लेबर लॉज है उनमें आप किसी और पर्सन से या किसी प्रोफेशनल से आपको सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। मतलब खुद के जो डायरेक्टर है या खुद के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे ही साइन करवा के आप ये सर्टिफिकेट्स दे सकते हो। यहाँ पे बोला है 6 लेबर लॉज और 3 इन्वायरमेंटल लॉज ऐसे हैं जिसके अंदर आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप अगेन। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो होता है फास्ट एग्जिट फॉर द स्टार्टअप। मतलब यदि आप एक एज ए स्टार्टअप अगर रजिस्टर हुए हो और अगर आप अपना एग्जिस्टेंस खत्म करना चाहते हो, आप एंड करना चाहते हो, वाइंड अप के लिए जाना चाहते हो, तो आपको भी यहाँ पे भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। यदि आप अदरवाइज कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो उसके वाइंड अप के लिए आपको 180 डेज का टाइम लगता है, मिनिमम 180 डेज का टाइम लगता है। और यहाँ पे आपको इस स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको फास्ट ट्रैक एग्जिट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। 90 डेज में आपका यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, 90 डेज में आपका वाइंड अप फिनिश हो जाएगा और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी आपके लिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि आप एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फास्ट ट्रैक में एग्जिट कर सकते हो। जहाँ पे 180 डेज लगते थे वहीं आपको ये अब 90 डेज में आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जम्पशन इन्होंने प्रोवाइड किया है फॉर स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो है टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 इयर्स। मतलब यदि अगर आप स्टार्टअप इंडिया में अगर रजिस्टर्ड हो तो आप किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स पे, ओके, किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जहाँ पे आपको टैक्स पे करना है वहाँ पे आप टैक्स का एग्जम्पशन अवेल कर सकते हो।
ठीक है, आउट ऑफ द 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यदि मुझे इनकॉर्पोरेट हुए हुए लाइक मैं अगर जनवरी में ही इनकॉर्पोरेट हुई हूँ और फरवरी में स्टार्टअप का मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेती हूँ, तो जनवरी 2020 से जो लास्ट 2029 जो 10th ईयर है उन वहाँ तक के किसी वो 10 ईयर्स हो गए, उसमें से किसी भी 3 ईयर्स में मैं टैक्स को एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन प्रोवाइडेड वो जो 3 साल होंगे ना वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले होना चाहिए। यू कैन टेक 2021, 22 और यू कैन टेक 23, 24, 25 ईयर। ओके, तो इट शुड बी कॉन्जिक्यूटिव, मतलब तीन पास के ईयर्स के बीच में ही आपको वो लेना पड़ेगा, एग्जम्पशन लेना पड़ेगा, और आउट ऑफ द 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही आप ले सकते हो। प्रोवाइडेड ये है कि ये आपका जो स्टार्टअप है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ हो। ठीक है, अगर 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ होगा तो ही आप ये वाला जो टैक्स एग्जम्पशन वाला बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्लीजिंग पॉइंट है जिसके लिए लोग स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते ही है कि 3 साल के लिए आपको टैक्स एग्जम्पशन है, टैक्स पे ही नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें हमको सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 7B के अंदर हमको एग्जम्पशन मिलता है। ये जो सेक्शन है मैंने बोला है ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है जो कि रिगार्डिंग टैक्स है ऑन एक्सेस प्रीमियम रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर। यदि क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर वो कोई शेयर्स इशू करती है तो उस शेयर्स अगर उसने प्रीमियम पे इशू किए तो जो प्रीमियम का अमाउंट है ना उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यदि आप अगर स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आपको वो प्रीमियम पे भी आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो इसके थ्रू सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के 7B के अंदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट हमको अवेल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंड ऑफ फंड। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के नाम पे 10,000 करोड़ रुपए जो है वो सेट असाइड किए हैं फॉर बेनिफिटिंग दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड है स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। और ये जो अमाउंट है ये सिडबी मैनेज करती है और ये आप एज अ लोन इसको अक्वायर कर सकते हैं। आप इस अगर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाके अप्रोच कर सकते हैं दैट वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, वी नीड लोन। तो ये जो 10,000 करोड़ का जो अमाउंट उन्होंने सेट असाइड किया है वो आपके बेनिफिट के लिए ही उन्होंने किया है, जो आपको लोन के फॉर्म में वो सैंक्शन करके देंगे। ओके, तो आपने देखा कि कितने सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिए जाते हैं। सो अगर आपका बिजनेस ऐसी कंडीशन जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है अगर वो क्वालिफाई करता है तो प्लीज़ गेट द रजिस्ट्रेशन इनटू स्टार्टअप इंडिया स्कीम। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट उनको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के रजिस्ट्रेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए उसके बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास आइडिया है बट आपके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है इस स्कीम के थ्रू। सो अगर आपको कोई भी और रिक्वायरमेंट, कोई भी क्वेरी की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन या कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस गिवन मेल आईडी। ऑल्सो कैसे इसका रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर होती है वो मैं इसके वीडियो के पार्ट 2 में अपलोड करने वाली हूँ। आप प्लीज़ देखिए और मुझे बताइए कि इफ़ इट वॉज हेल्पफुल टू यू और नॉट।